नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आज हम बात करेंगे उन 7 राशि के बारे में जिनका इस साल विवाह योग बन रहा है। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। तो नारायण जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को उन राशियों के बारे में बताएं जिनका इस साल विवाह योग बनने के आसार हैं। 12 राशियों में से प्रथम राशि मेष राशि में गोचर कर रहा है। 27 अप्रैल को आ गया था और शनि भी 11वें घर में आ गया था। तो शक्तिशाली ग्रह गोचर में है और इस वक्त में 7 राशियों पर विशेष कृपा रहेगी, जिसमें से मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ये वो राशियां हैं जिनके विवाह योग की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। अगर कुछ भी प्रयास करेंगे तो इस वर्ष में उनके विवाह के यहाँ है। अप्रैल 2023 से और मई 2024 तक प्रबल योग है कि उनका विवाह हो जाए। विवाह हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। मकान, संतान, विवाह, धन, मान, सम्मान, इन सब के लिए मनुष्य अपना प्रयासरत रहता है जी। तो कहते हैं जब बृहस्पति आता है तो मकान, संतान, विवाह, धन, मान, सम्मान मिलता है। तो इस वक्त मेष के अंदर बृहस्पति है, तो मेष राशि वालों को विशेष करके चांसेस है कि उनका विवाह इस वर्ष में हो जाए, लेकिन उसमें कोई बाधा ना आए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो कार्तिकेय जी की आराधना करें। भगवान कार्तिकेय जी का हमारे यहाँ इतना प्रचलन नहीं है, दक्षिण के अंदर उनको ज़्यादा माना जाता है, लेकिन आसपास किसी भी मंदिर में जाकर अगर कोई साउथ इंडियन मंदिर हो तो वहाँ कार्तिक जी का अभिषेक करवाएं। आपके विवाह में अगर कोई बाधा आ रही है, कंफर्म होकर रिश्ता नहीं हो पा रहा, हमारी बात बनते बनते रुक जा रही है या कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा, तो इसका सोल्यूशन एक ही है, आप कार्तिक जी की आराधना करें। कार्तिक जी की आराधना करेंगे तो आपकी बाधाएं दूर होंगी। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि मेष राशि के जो जातक हैं इस साल आपकी राशि में आपके विवाह के योग बन रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके विवाह में कुछ अड़चने आ रही हैं तो जरूरी है कि आप भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना करें, इससे आपके हर दोष मुक्त हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। 11वें स्थान के अंदर शनि आ रहा है, 12वें स्थान के अंदर गुरु प्रवेश करेंगे। उनकी राशि से 12वें स्थान में गुरु है। 12वां स्थान शयन का स्थान होता है, हमारे बेडरूम के लिए उसकी मान्यता मानी गई है, तो सुख का स्थान है। उस स्थान पे जब बृहस्पति आए हैं और शनि की भी पूर्ण दृष्टि है, तो इस वक्त में योग है कि उनके विवाह बने। तो ऐसे लोगों का क्षेत्र क्रॉस करके संबंध होने के योग बनते हैं। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो पता चले दिल्ली से बाहर के रिश्ते आए, तो चांसेस हैं कि इनकी बातें बने, इनकी बात बने, बात में कोई बाधा ना आए और वो अपने जीवन में सफल रहें। तो उसमें अगर कोई बाधा आती है, कोई रिश्तों में कोई रुकावट आती है, तो ऐसे लोगों को शिव आराधना करनी चाहिए। माँ गौरी और शिव की आराधना करनी चाहिए। सोमवार की सोमवार उनको वहाँ जाकर उनकी आराधना करें, उनका गठबंधन करें, उनको फल फूल चढ़ाएं, तो उनको लाभ होगा। ऐसे लोगों को जो कि बहुत पुराना प्रचलन है 16 सोमवार का व्रत, उनको फलदायक होता है। तो इन लोगों को 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए और माँ गौरी आराधना करनी चाहिए, उन्हें लाभ होगा। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि वृषभ राशि के जो जातक हैं इस साल आपके भी शादी के योग बन रहे हैं, और अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आती हैं शादी के समय पे या शादी नहीं हो पा रही है, लड़का नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे समय में जरूरी है कि आप 16 सोमवार का व्रत रखें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, इस राशि में 9वें घर में प्रवेश कर गए हैं शनिदेव और 11वें घर के अंदर प्रवेश कर गए हैं बृहस्पति। तो 9वें और 11वें के संबंध के अंदर विवाह का प्रबल योग है। उस योग के अंदर आपको कहीं पर जानकार के थ्रू, रिश्तों के थ्रू, अपनों के थ्रू कहीं पर भी रिश्ता होने का योग बनता है। ऐसे लोगों को मनचाहा वर के भी योग बनते हैं कि जैसे उनकी इच्छा थी उस प्रकार का वर मिल गया, क्योंकि शादी तो हो जाती है, मनचाही नहीं होती है, लेकिन इनके लिए मनचाही शादी का योग बनता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे समय के अंदर माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा को शुक्रवार को जाकर उनको नारियल, फल फूल, मिठाई चढ़ाएं और दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें। ऐसे लोग शुक्रवार के व्रत करें, उनसे भी उनको लाभ की स्थिति आती है। ये लाभ की स्थिति उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है, उनके जीवन में खाली विवाह के लिए नहीं, उनके भाग्य के लिए भी प्रबल है। तो दुर्गा आराधना से इनको लाभ की संभावना है।
तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जरूरी है कि वो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता दुर्गा की आराधना करें, शुक्रवार के दिन व्रत रखें। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा क्योंकि आपके भी इस साल शादी के योग बनते दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि 30 साल के बाद 7वें भाव में गोचर करके गए हैं शनि, 30 साल के बाद आए। तो इस वक्त में जो पेंडिंग केसेस आते हैं, जिनको काफ़ी उम्र हो गई लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे, काफ़ी उम्र हो गई लेकिन रिश्ते कंफर्म होके भी टूट गए हैं, जिनके रिश्तों में भी दरार आ गई है, जो एक उम्र को पार कर गए हैं, वो लोग, और सिंह राशि भी है, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनके विवाह इस साल हो जाए। ऐसे लोगों को भगवान बृहस्पति और विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस समय में हमारे यहाँ प्रचलन है विष्णु आराधना में शालिग्राम विवाह का। ऐसे लोगों की बाधा आए तो इस शालिग्राम की विवाह करवाएं और विष्णु की आराधना करें, इससे उनके विवाह में बाधाएं दूर होंगी। क्योंकि ये साल प्रबल योग है, इस योग को आपने टाल दिया तो आप ऑलरेडी लेट हैं तो और लेट हो जाएंगे। तो इस बार ये काम करेंगे और इस प्रकार की आराधना करेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। तो सिंह राशि के जो जातक है, हो सकता है कि आप लंबे अरसे से अपने विवाह का प्लान कर रहे हो लेकिन किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी विवाह वाली बात किसी से बन नहीं पा रही है। तो ऐसे समय में ये जो योग बन रहा है बहुत ही प्रबल योग है। अगर आप इस वर्ष पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी शादी हो जाए तो वो जरूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो जरूरी है कि आप उस वक्त भगवान विष्णु की शरण में जाएं, उनकी पूजा अर्चना करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि 5वें भाव में गोचर किया शनि ने। पंचम स्थान हमारे यहाँ विवाह में संतान का माना जाता है और 7वां घर विवाह का ही माना जाता है। 7वें घर में गोचर करेंगे बृहस्पति। ये श्रेष्ठ समय है तुला राशि वालों के संबंध होने का। ऐसे लोगों के रिश्ते 1-2 मीटिंग में ही होने के जाते हैं। कई बार क्या होता है, रिश्ते देखते रहो, रिश्ते नहीं होते, लेकिन इनका योग है कि इनके साथ कोई बात आए और बात बन जाए। उसमें कोई बाधा आए, उसमें कोई दिक्कत आए तो ऐसे लोगों को कात्यायनी आराधना करनी चाहिए। माँ कात्यायनी की आराधना को शुक्र की देवी माना जाता है और बृहस्पति के आने पर 7वें गोचर होने पर उसकी आराधना करने से विवाह में बाधाएं खत्म होती हैं। आप कात्यायनी शक्तिपीठ पर जाएं और वहां पर जो अपने अर्पित करना है और कात्यायनी के मूल मंत्र से उनकी आराधना करें तो आपके आने वाली बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो जैसा कि नारायण जी ने बताया कि तुला राशि के जो जातक हैं इस साल आपकी शादी के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई अड़चन आती है आपकी जिंदगी में विवाह को लेकर तो जरूरी है कि इस वक्त आप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें, इससे हर प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि शनि यहाँ से 12वें है, कुंभ राशि से 12वें स्थान पे आ जाता है, दशम का तो 12वें है और चतुर्थ भाव के अंदर बृहस्पति आ जाएगा। तो चौथा भाव परिवार का माना जाता है। ये ऐसा समय है जिस समय के अंदर आप किसी भी प्रकार से आपके रिश्तेदारों के थ्रू और आपके जानकार के थ्रू आपका रिश्ता होने का योग है। ऐसे समय में जो माँ स्थान होता है, जैसे मामाओं से, मौसी से, बुआ से, जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं हमारे घर के, उन लोगों के थ्रू कोई रिश्ता आने की चांसेस रहती है और उनके थ्रू उनकी बात बनने की चांसेस रहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो घर शनि का है। इसलिए ऐसे लोग बृहस्पतिवार वाले दिन पीपल पर कच्चे सूत को पीला करके हल्दी में डुबोकर पीपल की 11 परिक्रमा करें बृहस्पतिवार को और घी का दीपक जलाएं। बृहस्पतिवार के व्रत करें, आपको बहुत लाभ होगा और आपके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो जैसा कि नारायण जी ने मकर राशि वालों के लिए जो उपाय बताया है, अगर आप उसका फॉलो करते हैं उसको अच्छे से तो आपको काफी लाभ मिलेगा। साथ ही इस वर्ष आपके जो विवाह के योग हैं वो काफी अच्छे बन रहे हैं। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि यानी कि 7वीं राशि जो नारायण जी ने शुरू में बताई थी, जो कि कुंभ राशि है, उसके बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि शनि स्वयं इस राशि में है और 27 साल के बाद आया है। तो अपनी स्वयं की राशि में शनि का आना ये अक्टूबर 2025 तक रहेगा। लेकिन क्योंकि गोचर में 7वें भाव में बृहस्पति भी आ गया है तो जुपिटर के आने से एक लाभ की स्थिति बन गई है। ये भी वही सेम कंडीशंस है कि जो बहुत समय से प्रयास रहते हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, कंफर्म होकर बात खत्म हो रही है या कई बार बात होकर टूट भी गई है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इन लोगों को इस वक्त में नॉर्मल सी आराधना है, इसे हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस नगर में रहते हैं वहाँ ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो बड़ के पेड़ की आराधना का महत्व है। बड़ के पेड़ में शनिवार वाले दिन दूध चढ़ाएं और उसकी 11 परिक्रमा करें मोली से। मोली से उस बड़ के पेड़ को बांधना, उस पर दूध चढ़ाना
और अपने नियमित जीवन के अंदर शनिवार वाले दिन अपने नियमित जीवन में अपने आसपास के मंदिर में जाकर साफ सफाई करें, अपने घर में साफ सफाई करें। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको नेल पॉलिश देने से भी इसमें लाभ होता है। ये थोड़ा सा अजीबगरीब लग रहा है, नेल पॉलिश तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन कुंवारी कन्याओं को नेल पॉलिश देने से उनमें लाभ होता है, क्योंकि नाखून और बाल दोनों के अंदर शनि का वास होता है। ये दोनों काटे जाते हैं। शरीर के अंग में, हमारे शरीर में अगर कोई काटने योग्य कोई चीज़ है तो नाखून और बाल हैं, जिनको हम काटते हैं और कोई चीज़ काट नहीं सकते, तो उसमें शनि का वास होता है। तो वो उसमें लगाने वाली चीज़ है, तो वो नेल पॉलिश है। अगर आप कुंवारी कन्याओं को दें तो उनसे भी लाभ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को विवाह योग से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। हम आशा करते हैं कि नारायण जी ने जो बातें विवाह योग से जुड़ी, जो उपाय आप लोगों को बताए, आप जरूर उसका पालन करेंगे और आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा। अभी के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।